नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज वही क्लास मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, पिछले एक वर्ष के करेंट अफेयर, आप क्विक रिवीजन कह सकते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न, टोबेन टैक्स के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके आप लोगों को केवल ये ध्यान रखना है कि टोबेन टैक्स कहते किसको हैं। टोबेन टैक्स को समझने से पहले यहाँ पर टोबेन टैक्स को एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार का कर है, यह किस पर लागू होता है, कैसे लागू होता है, इसको विस्तार से यहाँ पर समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेने होंगे। मान लीजिए कि आई की बात कर लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ बाहर से यूएसए की बात कर लें, यूएसए से कुछ इन्वेस्टर, निवेश, ठीक है, आप निवेशक कह लीजिए, आते हैं, निवेश करते हैं। जो निवेश करते हैं ये दो रूपों में होता है, आप कहेंगे एफडीआई के रूप में और एफआईआई के रूप में, एफपीआई के रूप में, ठीक है। मान लेते हैं ये तीन तरह से निवेश हो रहा है। इन्होंने, ये जो बाकी दो लोग हैं, एफडीआई को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने हमारे शेयर बाजार में निवेश किया है। निवेश करने के बाद इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी स्थिति भारतीय बाजार में हुआ, शेयर मार्केट में, इनको जो प्रॉफिट लेना था, प्रॉफिट लेने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार से ये बाहर निकल जाएं, मतलब अपना पैसा ये निकाल लें। थोड़े समय के लिए सोचिए, इन्वेस्ट किया, लाभ हुआ, थोड़ा सा लाभ हुआ या जो कुछ भी ये चाहते थे, इनको लाभ हुआ और ये यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, जो नए बच्चे हैं, कि शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार जहाँ पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उनको हम शेयर बाजार कह रहे हैं, ठीक है, साधारण भाषा में। यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट लिया, जैसे ही हुआ या कुछ अस्थिरता देखने को मिली, ऐसा लग रहा है कि कुछ कीमतें घट सकती हैं, कम हो सकती हैं, पैसा निकाला, लेकर चले गए, मतलब प्रॉफिट लेकर के चले गए। इस पर इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। अब यहाँ पर बात ये कही गई है कि अब एक टैक्स लगाने की बात हुई है और लगातार ये चर्चा हो रही है, विश्व के कई देशों में लगाया भी जा रहा है कि अगर कोई निवेशक किसी शेयर बाजार में पैसा लगाता है और बाजार की अस्थिरता या किसी कारणवश जो उसकी कीमतों में कमी आ रही है उसकी वजह से वो निकाल करके पैसा ले जा रहा है, तो विड्रॉ करने पर उसे कुछ कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आप ऐसे कह दीजिए, कर देना होगा। इसी की बात कही जा रही है, इसी को हम रॉबिन टैक्स कह रहे हैं, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कुछ देशों में, तो अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर जो आपने निवेश किया है, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए वो 100% है, 100% में से अगर आप निकाल रहे हैं तो तुरंत आपको 70% निकालने की अनुमति दी जाएगी। बाकी जो 30% है वह एक वर्ष के लिए वहीं पर रह जाएगा, अर्थात एक वर्ष के बाद आप निकाल सकते हैं। सवाल यह है कि इसको लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश, इन देशों में इस टैक्स से लाभ हो सकता है। लाभ क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए यह अपने सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र पर ये खर्च करेंगे और इससे सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में मजबूती देखने को मिलेगी या उस पर खर्च किया जाएगा तो बेहतर स्थितियां होंगी। ये आप लोगों ने समझ लिया कि इसको रॉबिन टैक्स भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो बातें यहाँ पर कही गई है, टोबेन टैक्स, इसे रॉबिन टैक्स भी कहा जाता है। एक प्रकार का कर है, लागू किस पर होती है, अल्पावधि पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, मतलब आपने तुरंत निवेश किया, लाभ हुआ, आपने पैसा निकाल लिया,
इसकी पृष्ठभूमि ये कहती है कि एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जेम्स टोबिन, इन्हीं के नाम पर इस कर का नाम रखा गया है। प्रस्ताव इन्होंने दिया था 1972 में कि मुद्रा के लेन देन के कर के रूप में इसे लागू किया जाना चाहिए। उद्देश्य क्या है? हतोत्साहित करना। कैसे हतोत्साहित करना? मान लीजिए जो मैंने शेयर बाजार आप लोगों को बताया, इस शेयर बाजार में इन्होंने निवेश किया, मतलब पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद ये तुरंत लेकर के भागना चाह रहे हैं प्रॉफिट, तो अब इनको रोकने के लिए कहा जा रहा है कि इससे फायदा होगा, रोका जा सकता है, अर्थव्यवस्थाओं को लाभ हो सकता है। वो समय की बात है और भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, कैसा होगा। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि अल्पकालिक जो सट्टेबाजी है, थोड़े समय के लिए पैसा लगाया, निकाला, लेकर चले गए। लाभदायक क्या होगा? इससे राजस्व की प्राप्ति होगी, राजस्व का एक अलग स्रोत होगा। अल्पकालिक जो अल्पकालीन पूंजी है, मुद्रा लेन देन इससे अधिक जो अत्यधिक मात्रा में होती थी, उसकी बात कही जा रही है, उसको सीमित किया जा सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि लागू यह किस पर होगा? वित्तीय क्षेत्र के जो प्रतिभागी हैं, मतलब इस क्षेत्र में जो निवेश करते हैं, उन पर लागू होगा। किसी देश की मुद्रा की स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए यह बहुत ही अच्छा कारगर उपाय कह सकते हैं, हो सकता है। मान लीजिए आपने लगाया और जैसे ही आपने निकाला, सभी जो उसके शेयर के खरीदार हैं वो अपना पैसा निकालने लगे। उस देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिला कि शेयर की कीमतें लगातार कम होने लगी। तो इस तरह की अस्थिरता और इस तरह के जो उद्देश्य हैं और लाभ हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये बातें कही गई हैं। अब हम पुनः क्वेश्चन पर चलते हैं और देख लेते हैं क्या इसमें पूछा गया है। यह अल्पकालिक मुद्रा लेन देन पर प्रस्तावित एक कर है। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य मुद्रा बाजार में अल्पकालिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना है। यह उन देशों के लिए राजस्व का स्रोत है जहां पर अल्पकालीन मुद्रा लेन देन अत्यधिक होता है। जैसे भारत में लोग आए, उन्होंने FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किया या FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया और इसके माध्यम से लाभ लिया, तो उनके लिए, मतलब भारत जैसे देशों के लिए यह कारगर सिद्ध होगा। सवाल यह है कि आपका सही विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर सत्य पूछा गया है, तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए आपका डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लें क्या कह रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर RRB, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात हो रही है, इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना क्यों की गई थी और किस अधिनियम के तहत किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इनकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्र की जो ऋण आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिए, जो बैंक है, अब ऐसे समझिए, बैंक किस लिए काम करते हैं? अपने प्रॉफिट के लिए या लाभ के लिए ये कार्य करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ये बैंक उन्हें ही ऋण देना पसंद करेंगे जहां से इन्हें लाभ की संभावना ज्यादा है। लाभ की संभावना कहां पर? तो शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र आप देखेंगे, या फिर आप कह सकते हैं जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, या आप ऐसे ही शहरी क्षेत्र की बात कर लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र छोड़िए, क्योंकि शहरों में ही औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा एस्टेब्लिश होते हैं या उद्योगों के विकास की वजह से शहरों का विकास हो जाता है। कई बार हमने ये देखा है और कई ऐसे शहर इसके उदाहरण हैं। तो अब यहाँ पर जो ऋण ये बैंक देंगे, चूंकि लाभ के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पर देंगे जहाँ इन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट कहाँ पर होगा? ऋण लेने वाले कहाँ पर होंगे? शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में लोग भी लेंगे, चाहे हाउस लोन कह लीजिए, कार लोन कह लीजिए, बाइक लोन कह लीजिए, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो बैंक है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते थे, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा ये इन्वेस्ट करते थे, मतलब ऐसे लोगों को ऋण देते थे, कंपनियों को और लोगों को। जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, ये माना जाता था ये बैंकों के द्वारा कि ये प्रॉफिट का सौदा नहीं है, ये लाभ का सौदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ऋण होंगे और छोटे छोटे ऋण और उनकी वसूली भी बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त होगी। समस्याग्रस्त क्यों होगी? क्योंकि उनके पास रिटर्न देने के लिए, अर्थात लोन को लौटाने के लिए पैसा नहीं है।
कई बार मानसून की अनिश्चितता, बहुत से ऐसे कारण हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका लोन फंस सकता है, एनपीए बन सकता है, ये बैंकों का मानना था। अब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ऋण कहाँ से लेते थे? ऋण वो या तो साहूकार से या फिर महाजन से, सराफ से, या इस तरह के जो लोग होते थे रसूखदार, उनसे ऋण लेते थे। अब इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और भारत में गरीबी की समस्या का समाधान करने के लिए, गरीबी की समस्या का समाधान तभी होगा जब संसाधनों का समान वितरण होगा। संसाधनों का समान वितरण, भूमि सुधार की बात कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है, अगर निवेश की बात आएगी कृषि क्षेत्र में, हम सबको खाद्यान्न तभी उपलब्ध करा पाएंगे जब कृषि क्षेत्र में उत्पादन अधिक होगा। उत्पादन तब होगा जब निवेश अधिक होगा। निवेश के लिए ऋण चाहिए, और ऋण हमने देखा कि ये किससे ले रहे हैं? जितने भी साहूकार हैं, सराफ है, उनसे औपचारिक अनौपचारिक ऋण ले रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में निवेश हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। और यहाँ पर देखिए, ये कहा जा रहा है 1976, और उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। आरआरबी में जो हिस्सेदारी है, अर्थात किसकी किसकी हिस्सेदारी होती है, तो इसमें केंद्र सरकार का 50% होता है, राज्य सरकार का 15%, और जो प्रायोजक बैंक जो उसका संचालन करता है, जो देखरेख करता है, उसकी बात की जा रही है, 35% इसमें हिस्सेदारी होती है। आरबीआई की हिस्सेदारी इसमें नहीं होती है। तो इन तीन की बात हम लोगों ने कर ली। स्वामित्व की बात करें तो आरबीआई के पास आरआरबी का कोई स्वामित्व नहीं है। आरआरबी, ठीक है, विनियमन आरबीआई द्वारा, पर्यवेक्षण कौन करता है? तो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। स्थापना किस समिति के सुझाव पर किया गया? नरसिंघम वर्किंग ग्रुप 1975 में स्थापित किया गया था। इन्होंने ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया, और इसी समिति के सुझावों के आधार पर, वर्किंग ग्रुप के सुझाव के आधार पर इस बैंक की स्थापना, अर्थात क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई। अब यहाँ पर देख लें, इसकी स्थापना नरसिंघम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। बिल्कुल सही बात है। आरआरबी का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व होता है। ये तीसरा आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका बी सही होगा। पहला और दूसरा सही है, ये गलत है, तो आपका बी विकल्प सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? दोहरे घाटे की समस्या। अब यहाँ पर दोहरा घाटा क्या होता है, इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, दोहरे घाटे की समस्या, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। यह क्या है? अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या तब होती है जब वृद्धि होती है, किसमें? राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो, और साथ ही साथ जो चालू खाता घाटा है उसमें वृद्धि हो जाए। चालू खाता घाटा हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में देख लिया था। चालू खाता घाटा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम किसी भी देश से आयात ज़्यादा कर रहे हैं, और उसके मुकाबले निर्यातित वस्तुओं या निर्यात की गई वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो कम है। ठीक है, तो एक तो राजकोषीय घाटा, ठीक है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ऐसे कह सकते हैं, और जो चालू खाता हो रहा है, चालू खाता घाटा हो रहा है, वो दोनों को मिला करके कहा जाता है कि यह दोहरे घाटे की समस्या है, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम है। अब इसका कारण क्या है? वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए। ठीक है, वस्तुओं की कीमतें जो हम आयात कर रहे हैं, आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पहले बात किया था कि भारत अपनी 85% तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, या दूसरे शब्दों में कहें तो भारत अपनी 85% ऊर्जा आवश्यकताओं को आयात से पूरा करता है। अगर वैश्विक स्तर पर कोई भी समस्या होती है, हमारा आयात बाधित होता है, ठीक है, आयात ऐसी स्थिति में, या सप्लाई चेन बाधित होती है, तो जो इसकी कीमतें हैं, कच्चे तेल की कीमतें, वो बढ़ जाएंगी और हमारा आयात जो है महंगा हो जाएगा। तो एक तो ये बात है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। सरकार अलग अलग क्षेत्रों में सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब होता है सहायकी। जैसे मान लीजिए आप एमएसपी की भी बात कर लीजिए, एक प्रकार का सब्सिडी है।
कुछ और क्षेत्रों की बात कर लीजिए जिसमें भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी किसानों को या अन्य लोगों को दिया जाता है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। उस सब्सिडी की वजह से जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो बढ़ता है। अब राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों को हम लोगों ने देख लिया। इसका प्रभाव क्या होता है, यदि चालू खाता बढ़ेगा तो आयात हमारा अधिक महंगा होगा, ठीक है। साथ ही साथ रुपए के मूल्य में इससे कमी होने की पूरी संभावना है। जो हमारा भारतीय मुद्रा है उसके मूल्य में कमी आएगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी क्रय क्षमता में कमी आएगी। यहाँ पर समाधान क्या हो सकता है, समाधान यही है कि हम घरेलू विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा दें। जब हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं कि भारत में इसको बढ़ावा देंगे, तो बढ़ावा देने का मतलब ये होगा कि हम निर्माण करेंगे तो इसका निर्यात करेंगे, और निर्यात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा आयात और निर्यात, ठीक है, या तो इक्वल हो जाए या फिर हमारा निर्यात बढ़ जाए और आयात कम हो जाए, तो हमारा जो चालू खाता घाटा है ये कम हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, ठीक है। प्रोत्साहित करने के कई तरीके हैं। सरकार एक तो इनको बढ़ावा दे ही रही है, साथ ही साथ सरकार यहाँ पर सब्सिडी दे दे। सब्सिडी किसको, जो निर्यातक हैं उनको सब्सिडी दे दे। पहले ही जैसे 100 रुपये का सामान है, इस 100 रुपये में 20 रुपये पहले ही सरकार सब्सिडी के रूप में दे दे, 20% कह लीजिए, 20 रुपये कह लीजिए। अब जो निर्यातक है उसकी कीमत कितनी हो गई, 80 रुपये। 20 रुपये पहले मिल गया, सरकार ये कहेगी कि अब आप 80 रुपये में इसे निर्यात करिए। किसी देश के सीमा में ये जाएगा तो यहाँ पर इसकी कीमत 80 रुपये होगी। अगर इस पर कुछ शुल्क लगाए भी जाते हैं, सीमा शुल्क लगाए जाते हैं, तो भी इसकी कीमत बढ़ करके थोड़े समय के लिए मान लेते हैं 100 रुपये हो गए, तो भी यह जो वैश्विक बाजार में अन्य प्लेयर हैं उनके मुकाबले ये सस्ता होगा, और सस्ता होगा तो हमारा निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि भारत में बनी वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अनावश्यक वस्तुओं के आयात में कमी करना, जो अनावश्यक वस्तुएं हम आयात करते हैं उन आयातों को हमें कम करना चाहिए, जिससे कि जो हमारा व्यापार घाटा है, चालू खाता घाटा, वो हमारा कम हो, और वो कम होगा तो राजकोषीय घाटा भी हमारा नियंत्रित होगा, उसे भी हम कम कर सकते हैं। यहाँ तक बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, जो आपसे पूछा गया है, दोहरे घाटे की समस्या से रुपए के मूल्य में कमी आ सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर दोहरे घाटे की समस्या का समाधान किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही आपसे पूछा गया है और दोनों ही सही है। सत्य आपसे पूछा गया है तो सी यहाँ पर सही है, क्योंकि दोनों ही आपका सही है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर देखें, नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब नैनो यूरिया के बारे में पूछा गया है, बाकी सारी चीजें छोड़ करके आपको नैनो यूरिया पर एक बार एक नजर देख लेनी है, एक नजर डाल लेनी है। लगातार ये चर्चा में रहा है। नैनो का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है। नैनो यह क्या है, प्रौद्योगिकी आधारित क्रांतिकारी कृषि इनपुट है। कृषि इनपुट किसमें, तो यूरिया में, ठीक है। कार्य क्या करता है, ये जो पौधों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उस नाइट्रोजन की समस्या का समाधान करता है, नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करता है जो नैनो यूरिया है। विकास इसका किसके द्वारा किया गया है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफको, इसके द्वारा विकसित किया गया है। इफको नैनो यूरिया के बारे में बात करें तो एकमात्र नैनो उर्वरक है, भारत सरकार द्वारा यह अनुमोदित है। साथ ही साथ उर्वरक नियंत्रण आदेश द्वारा भी यह सर्टिफाई है। उपयोगिता की बात करें तो नैनो यूरिया की 500 ml, महज 500 ml, ठीक है, आधा लीटर आप कह लीजिए, कि 1 सीसी 45 किलो दानेदार जो यूरिया है उसके बराबर ये काम करता है। जो एक कट्टा लेकर के आते हैं ना बोरी, ऐसे इस 50 किलो के कट्टे के बराबर केवल 500 ग्राम की जो सीसी है ml की, ये काम करेगी। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा लागत और बाकी सारी चीज़ें कितना कम हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज से लेकर के रख रखाव इत्यादि इत्यादि सब कुछ कम हो रहा है। तो कृषि क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। पौधों में जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और पूर्ति होने के साथ साथ किसानों के लिए यह ज़्यादा लाभदायक होगा। लाभ क्या होगा,
जो फसल है उनकी पैदावार में वृद्धि होगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों को है वो पूरी हो रही है। साथ ही पोषक तत्वों की गुणवत्ता में इससे सुधार होगा। प्रभावकारिता की बात करें तो 80% जो बोरे की दानेदार यूरिया थी उससे 80% यह अधिक कार्य करेगा। पारंपरिक यूरिया के सापेक्ष ये इसकी जो प्रभावकारिता है 30 से 40% बात कही जा रही है, अधिक है। भूजल की बात करें तो भूजल जितना ज़्यादा हम यूरिया उसमें देते थे, अर्थात खेत में या फसल की बात कर लें, उससे भूजल प्रदूषण होता था, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की बात की जा रही है। अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी, मतलब उतने बड़े पैमाने पर हमें यूरिया उसमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो भूजल जो रिस करके जाता था, खेतों में हम पानी दे रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं, उस समस्या का भी यहाँ पर समाधान होगा। कार्बन फुटप्रिंट इससे जो हमारा बढ़ रहा था, अर्थात कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये है कि एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति की अगर बात करें, कार्बन फुटप्रिंट एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना कार्बन उत्सर्जित करता है उसे आप एक दिन में माप सकते हैं, एक वर्ष में माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। साथ ही साथ ऊर्जा कुशल है, पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि इससे कार्बन फुटप्रिंट में कमी आ रही है। फसल उत्पादकता में वृद्धि हो रही है और उपज और मृदा स्वास्थ्य की पोषण गुणवत्ता में इससे सुधार हो रहा है। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को देखने के बाद पुनः चलते हैं अपने प्रश्न पर और प्रश्न देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है। नैनो यूरिया को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कह रहा है नैनो यूरिया भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और उर्वरक नियंत्रक आदेश में शामिल एकमात्र नैनो उर्वरक है। तीसरा कह रहा है इसकी प्रभावकारिता 100% है, जबकि पारंपरिक यूरिया की प्रभावकारिता केवल 30 से 40% है। तो यहाँ पर देखें ये 100% लिखा गया है, हमने देखा था कि कितना है इसकी प्रभावकारिता, तो 80% जो परंपरागत यूरिया है वो कितना था, 30 से लेकर के 40% बताया गया था, लेकिन यह 80% है, यहाँ 100 है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी जो स्टेटमेंट है आप लोगों ने चुन लिया होगा। देखिए इसमें से कौन कौन से सही हैं, चूंकि आपसे सही है पूछा गया है, कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ मिलेट्स की बात की जा रही है, मोटे अनाज की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो मोटे अनाज के प्रति न केवल जागरूकता बढ़ाना है, उसका उत्पादन भी बढ़ाना है, उपभोग भी बढ़ाना है। पहले जो खान पान में शामिल किया जाता था, मोटा अनाज बड़े पैमाने पर शामिल किया जाता था, इसीलिए पहले के लोग कहा जाता है कि वो तंदुरुस्त होते थे। मैंने देखा तो नहीं है क्योंकि मैं नेक्स्ट जनरेशन और एक जनरेशन पहले की बात हो रही है, लगभग 1-2 जनरेशन पहले की बात हो रही है। तो लोग उस समय अरहर की दाल, अरहर की रोटी, ठीक है, वो अरहर की रोटी से ही अरहर की दाल खाते थे। मोटे अनाज की बात कर लें, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाजरा, ज्वार इत्यादि ये सब सारी चीज़ें भोजन में शामिल होता था, मक्का, और उन लोगों को जो पोषक तत्व चाहिए होते थे वो भरपूर मात्रा में मिल जाते थे। अब इसका रूप बदल गया है। आप देखेंगे जौ का बिस्किट आ रहा है, मक्के का बिस्किट आ रहा है, उसे हम बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन अपने खाद्यान्न में उसे शामिल नहीं करते। मक्के की रोटी या फिर बाजरे की रोटी इत्यादि हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी को बढ़ावा देने के लिए या उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत के प्रयास से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। यहाँ पर देखें मोटे अनाज के उत्पादन, उपभोग, साधन, समाधान क्या है, तो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की जो बढ़ती हुई चुनौतियां लगातार देखने को मिल रही हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, तमाम तरह के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो रही है। उस कमी अर्थात उससे जो उत्पन्न चुनौतियां हैं उनका समाधान करना, किफ़ायती और पौष्टिक विकल्प के रूप में इसका उपयोग करना, मोटे अनाज की क्षमता को उजागर करना कि दरअसल मोटा अनाज जिसे हम अवॉइड कर रहे हैं उसमें बहुत सारे पोषकीय गुण मौजूद हैं, उसका उपयोग हमें करना चाहिए। लोगों और पर्यावरण की भलाई हेतु कार्य करना, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से भी बहुत अच्छा इनका उत्पादन होता है, प्राकृतिक रूप से भी इन्हें उगाया जा सकता है। विशेष बात यह है कि अध्यक्ष कौन, भारत की बात करें
तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के संचालन समिति का भारत अध्यक्ष बना है इस वर्ष के लिए। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर देखें, अब जो आपसे पूछा गया है कि कौन ऐसी संस्था है जो इसे घोषित की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें डी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्लियर। तो आप लोगों ने इससे संबंधित लगभग सभी बातों को देख लिया, सभी बातों को समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये है, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स के माध्यम से हमारा उत्साह बढ़ाएं। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। आप आज के लिए मेरे साथ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।